मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एग्रीकल्चर का जो बचा हुआ चैप्टर है उसे पढ़ेंगे। हमने सभी फसलों के बारे में और उनकी भौगोलिक परिस्थितियां यानी कि जो भी उनकी जोग्राफिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए उनको उगाने के लिए, जैसे कपास है, गन्ना है, गेहूँ है, उन सब के बारे में अब तक हमने पढ़ा। आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। अब आगे जो आ रहा है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट में काउंट होता है। प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक हमारी सरकार ने क्या क्या नई टेक्निक्स और क्या नई टेक्नोलॉजी, यानी कि क्या नए औजार, क्या किस तरह के बीज, सीड्स, हाई वैरायटी के पेस्टिसाइड, केमिकल्स, क्या क्या मतलब वो लागू किए हैं ताकि कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके। तो इसमें आ जाता है पहला हमारा प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। प्रौद्योगिकीय और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसका टेक्निकली यूज़ नहीं करते हैं तो बार बार हम अगर एक ही ज़मीन पर बार बार कृषि करते रहेंगे, उसको खाली नहीं छोड़ेंगे, उसमें उर्वरकों या खाद नहीं डालेंगे या उसकी उपजाऊपन को बनाने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करेंगे या अच्छे से उसमें जुताई नहीं करेंगे, तो वो भूमि क्या होगी, उसकी उर्वरता क्षमता जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि उसमें प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेतीबाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर ही निर्भर है। भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की 70% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है और जो ज़्यादातर जो छोटे किसान हैं वो अभी भी पुरानी तरह के ही मेथड्स हैं वो यूज़ करते हैं और उनकी कृषि सिर्फ आजीविका प्रदान करने वाली कृषि है। तकनीक एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है, इसलिए ये एक गंभीर विषय है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें तकनीकी, एक टेक्नोलॉजिकल और संस्थागत, यानी कि ऐसी संस्थाएं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स, ऐसे सेंटर बनाए जाएं जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए ताकि वो उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। इसके लिए सबसे पहले हमारी सरकार ने क्या किया है, जोतों की चकबंदी, यानी कि जो जैसे धीरे धीरे क्या होता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है। जैसे दादा के पास 5 एकड़ ज़मीन थी, उसके बेटे के पास वो 4 बेटे थे में थे, उसमें बट गई, उनके भी 2-2 बेटे थे, उनमें बट गई। तो इस तरह क्या होगा, खेतों का आकार जहाँ पहले बहुत बड़ा था वो अब छोटा होता चला गया और क्या है, जगह जगह पर है, यानी कि थोड़ी सी ज़मीन यहाँ है, थोड़ी कहीं और है, थोड़ी कहीं और है, तो उसको चकबंदी के तहत एक जगह पर इकट्ठा, यानी कि एक पर्सन को यहाँ पर दे देना, एक को यहाँ पर दे देना, तो उसको चकबंदी के तहत इकट्ठा करना। सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने की प्राथमिकता, यानी कि जो जमींदारी प्रथा है वो समाप्त की जाए। जो किसान भूमि जिस पर खेती कर रहे हैं वो उन्हीं की हो। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण ये टुकड़ों में बचती जा रही, जिसके लिए चकबंदी करना अनिवार्य था और हमारी सरकार ने चकबंदी की ताकि इन जोतों का जो आकार बहुत ही छोटा है उसको इकट्ठा किया जा सके। भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु इनको लागू करने में ढील की गई। 1960 और इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। 1960 और 70 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी के आधार पर हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए रणनीतियां आरंभ की गई, यानी कि इनके लिए प्लानिंग की गई कि किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। आपको पता है 1966 के दशक में 1966 में हरित क्रांति आई, जिसका श्रेय MS स्वामीनाथन जो थे उनको जाता है, जिससे गेहूं की फसल में बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ जो है वो उत्पादन वृद्धि की गई।
ऐसे ही ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति से दूध के उत्पादन में वृद्धि की गई और ऐसी रणनीतियां, ऐसी प्लानिंग की गई ताकि इनके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। और क्या किया हमारी सरकार ने, कार्यक्रम भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जो तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इसमें कुछ विशेष कदम उठाए गए। सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा योजना शुरू की गई और किसानों को कम दर पर ऋण उपलब्ध कराए गए। उन्हें समितियां और सरकारी बैंक, छोटे छोटे बैंक स्थापित किए गए। किसानों को के लिए भी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई और उनके लिए इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों की मौसम की जानकारी के लिए बुलेटिन प्रसारित किए गए और उनसे, उनके बिचौलियों और उसके शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों को सरकार घोषणा करती है। ये सब हमारी जो रणनीतियां हैं ये किसानों के फेवर में की गई ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकें और उस पर वो ध्यान दे सकें। आगे आ जाता है हमारा भूदान ग्रामदान योजना। इसमें महात्मा गांधी और विनोबा भावे, जिन्होंने इनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। इसमें ये था बेटा कि आंध्र प्रदेश के एक गांव में पोचमपल्ली में बोल रहे थे और कुछ भूमिहीन गरीब किसानों ने उन्हें अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा तो नहीं किया परंतु उनको आश्वासन दिया और जो श्री रामचंद्र रेड्डी थे वो उनके समर्थन में खड़े हुए और उन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की उन्होंने पेशकश की और उनके विनोबा भावे के कहने पर उन गांव वालों को वो भूमि दान में दी गई। तो इसे हम ग्रामदान भूदान योजना के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है बेटा वो है कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। यानी कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यह किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि भारत की जो इकोनॉमी में है यह कितना योगदान देता है, यह अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। यानी कि यह एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन GDP में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी 2010-11 में देश के लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन प्रदान करती है। यानी कि स्वतंत्रता के बाद हमारा जो औद्योगिक विकास है वो बढ़ रहा है और जो हमारे सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर हैं, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएँ वो बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी देश के 52% जनसंख्या को रोजगार और आजीविका कृषि से ही प्राप्त होती है। कृषि के सकल घरेलू उत्पाद में इसका घटता अंक गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि अब जो GDP में जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो तृतीयक क्षेत्र का है। यानी कि टर्शरी एक्टिविटीज़ वाली जो क्रियाएं हैं वो आप उसमें पढ़ोगे। इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर में डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं क्या होती हैं और उनका कितना कितना योगदान है। ठीक है। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भी भरसक प्रयास किए हैं। क्या कर रही है कि कृषि के इसके महत्व को समझते हुए जो भारत सरकार है वो इसका मॉडर्नाइजेशन करने के लिए भी भरसक प्रयास कर रही है। ठीक है। कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालय, ये क्वेश्चन आता है कि क्या क्या संस्थागत सुधार किए गए हैं सरकार के द्वारा। तो भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान यानी कि रिसर्च सेंटर खोले गए हैं कि किस प्रकार के मिट्टी, किस प्रकार की कोई भी फसल के लिए कैसा तापमान, कैसी मिट्टी, किसमें या मिट्टी का जो है टेस्ट होता है कि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस किस चीज़ की कमी है। तो ये सब रिसर्च सेंटर में होते हैं। परिषद कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। पशु चिकित्सा और सेवाएं, पशु प्रजनन, क्योंकि जो पशुपालन है वो भी कृषि का एक अभिन्न अंग है। बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और ये सब कि बागवानी कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। मौसम विज्ञान यानी कि किसानों को पहले मौसम की जानकारी, उनको पूर्व अनुमान, ताकि वो अपनी फसल में होने वाले नुकसान से बच सकें। इन
सभी क्षेत्र को हमारी जो सरकार है वो वरीयता दे रही है, इम्पोर्टेंस दे रही है। आगे इसमें आ जाता है हमारा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, परंतु इसमें देश के पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और कृषि में विकास दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। आगे इसमें आ जाता है हमारा कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों पर सहायकी कम करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है, यानी कि अगर सहायकी मतलब अगर सब्सिडी नहीं मिल रही है तो उत्पादन की जो लागत है वो बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने से भी कृषि देश में हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। किसान कृषि में भूमि पूंजी निवेश कम कर रहे हैं। आगे इसमें आ जाता है जो हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, खाद्य सुरक्षा। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था बेटा, फूड सिक्योरिटी इकोनॉमिक्स के चैप्टर में, कि भोजन एक आधारभूत आवश्यकता है और प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जिसमें न्यूनतम पोषण स्तर हो, यानी कि उसको मिनिमम जो है प्रोटीन, विटामिन्स और जिन चीज़ों की हमारे शरीर को आवश्यकता है वो उनको कम से कम एक मिनिमम मात्रा में उपलब्ध हो सकें। आगे इसमें आ जाता है खाद्य उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। इसके 2 घटक हैं, यानी कि इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है बफर स्टॉक, एक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जैसा कि आप जानते हैं बफर स्टॉक क्या होता है, इसमें सरकार अपने पास स्टॉक रखती है कि कोई भी आपदा या कहीं पर भी सूखा, बाढ़ आने पर, किस तरह के तूफान वगैरह आने पर उन लोगों को सहायता प्रदान की जा सके। दूसरा इसमें आता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाती है, यानी कि लोगों को जो राशन मिलता है या सब्सिडी मिलती है या BPL कार्ड जो बने हुए हैं, इसके तहत सरकार लोगों को न्यूनतम प्राइस पर, बहुत ही कम नाम मात्र के प्राइस पर उन लोगों को वो मतलब फूड अवेलेबल कराती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है, ताकि सभी लोग उन चीज़ों को खरीद सकें। फिर आ जाता है इस नीति का केंद्र कृषि उत्पादन में वृद्धि और भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल, गेहूं अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य को निर्धारित करता है, यानी कि इसमें समर्थन मूल्य एक MRP निश्चित किया जाता है जो खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI करती है, जबकि इसके वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। भारतीय खाद्य निगम FCI सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर किसानों से खाद्यान्न प्राप्त करती है, यानी कि उन्हें, जैसे आपको आजकल जो गांव से बच्चे बिलोंग करते हैं उन्हें पता भी होगा कि सरकारी रेट आता है, कोई भी फसल उत्पादन किया जाता है उसका सरकारी रेट आता है। तो वो सरकारी रेट जो मंडी में जो बड़े बड़े जो बनिए या ख़रीदार जो बैठे हों उनसे वो सरकारी रेट ज़्यादा होता है, इसलिए किसान किसको प्रेफर करता है कि सरकारी रेट पर वो अपनी फसल वो बेचे। सरकार ये इसलिए करती है ताकि किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके और वो जो भी उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसको इजीली पूरा कर सके। और दूसरा, सरकार जो उर्वरक, ऊर्जा और जल जैसे कृषि निवेशों पर सहायकी यानी कि सब्सिडी उपलब्ध कराती है। जैसे कोई फव्वारा सेट उपलब्ध है या ट्रैक्टर ले रहा है या कोई, तो उसको पाइप वगैरह कोई दबवाने हैं सिंचाई के लिए, तो उनके लिए सरकार सब्सिडी अवेलेबल किसानों को कराती है और उनको आजकल बैंकों से लोन भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। जल और उर्वरकों के अधिक प्रयोग और ज़्यादा प्रयोग से जो जल आक्रांता, लवणता और सूक्ष्म पोषक तत्वों की समस्याएं पैदा होती है, उसको भी हमारी सरकार नए नए रिसर्च सेंटर और वो बनाकर किसानों को अधिक से अधिक जानकारी दे रही है। गरीबी रेखा से नीचे मतलब उपभोक्ताओं को 2 उसमें बांटा गया है, BPL और APL। एक तो है बिलो पॉवर्टी लाइन और एक है अबाव पॉवर्टी लाइन। इसमें उनके लिए कीमतों को अलग अलग रखा गया है। जो BPL कार्ड धारक है उनको सस्ती मूल्य पर वो चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं।
धीरे धीरे जो हमारी सरकार है वो खाद्य फसलों, फलों, औद्योगिक तिलहनों, औद्योगिक फसलों, जो कच्चा माल उद्योगों को अवेलेबल कराती हैं, उन सब में भी जो समस्याएं आ रही हैं या उनकी जो किसान उनको उत्पादन करने में जो रुचि नहीं ले रहे हैं, उस चीज़ में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो उस चीज़ की सब्सिडी, उन चीज़ की जानकारी प्रदान कर रही है कि उससे उनका उत्पादन इतना बढ़ेगा, उनको इतना फ़ायदा होगा, ताकि उसमें किसान रुचि लें। दूसरा है जो समस्याएं सामने आ रही हैं कि जैसे एक ही एरिया में बार बार कृषि की जाती है, तो उससे या बहुत ज़्यादा उर्वरकों या रसायनों का प्रयोग किया जाता है, तो उससे उस भूमि की उर्वरता क्षमता जो है कम होती जा रही है, तो उसकी जानकारी भी किसानों को अवेलेबल कराती है। दूसरा, सिंचाई के लिए जो समस्या है उसके लिए भी किसानों के लिए सिंचाई के साधनों को अब जैसे नहरें बनाकर, तालाबों से इस तरह से उनको सिंचाई के लिए, या जो बारिश का पानी है उसको मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से वो अंदर जाए ताकि भूमजल स्तर जो है ऊपर आए। अब आ जाता है इसमें हमारा वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि विश्व का एक सूत्र में बंधना, इकट्ठा होना, यानी कि एक उद्देश्य के लिए वो व्यापार करने के उद्देश्य से एक दूसरे के जो समीप आ रहे हैं, हम वैश्वीकरण कहते हैं। इसमें कृषि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे। ये पहले की बात बता रखी है इसमें कि ऐसा नहीं है कि अभी हम ज़्यादा वैश्वीकरण पर जोर दे रहे हैं। पहले भी भारतीय जो कृषि उत्पादक जो चीज़ें थी उनका विस्तार होता जा रहा है। बाकी का हम आगे पढ़ेंगे।